हेलो दोस्तों, मैं हूँ पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। आप सबके लिए जो 2000 लास्ट से टेट 2019 का पेपर सामाजिक विज्ञान का हुआ था एंड सामाजिक अध्ययन का, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें अधिकतर आपके एग्जाम से रिलेटेड ये आ जाते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या रखा है दोस्तों हमारा, 1857 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया, यानी कि तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। या अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर, या भूमिहीन और किसानों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाकर। तो दोस्तों इसमें ये हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी सारे अधिकार थे, सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए थे, और जिससे भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। इसमें मतलब विद्रोह के बाद, क्योंकि ब्रिटिश अगर शासन चलाता था, तो उसमें क्या है कि उन्होंने ये कहा कि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सकेगा। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के लॉर्ड कैनिंग ने भारत सरकार और संचालन के लिए शाही उद्घोषणा की, और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई सभी घोषणाएं और समझौते, मतलब उसकी वैधता मिल गई, एक तरीके से प्रदान की गई। तो ऑप्शन लेवल क्या होगा तो उसका सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? जनता को मतदान का अधिकार, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि जब भी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, जो वो चौथा हमारा नहीं है इसका, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। बाकी ये तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है। समझ पाए? इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? भारत के छोटा तिब्बत किसको जाता है? लद्दाख को कहा जाता है, ध्यान रखना। यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो लद्दाख है, ये काराकोरम हिमालय पहाड़ों से घिरा हुआ है, और इसे भौगोलिक क्षेत्र के निकट, यानी कि ये तिब्बत के एकदम भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। और ये तिब्बत में मतलब कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जो संस्कृतियों का पालन भी करते हैं, और सितंबर के महीने में हर साल लद्दाख महोत्सव मनाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के दक्षिण भागों, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतुओं में वर्षा होती है, क्योंकि क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटाकर अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी को प्रवाहित होती है। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होते हैं, या पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इसमें भारत में, यानी कि एक मिनट, मैंने क्वेश्चन कर ले लिया है, यहाँ से आएगा 34, सॉरी। भारत में अपील प्रणाली और पौनवार्षिक, मैं पहले इसका आंसर बता दे रहा हूँ इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों कि पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होती है। इसका थर्ड ऑप्शन आएगा, क्योंकि इससे हम लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण इसे हम जानते हैं, और यह मानसून पवन अरब सागर से बंगाल खाड़ी की ओर प्रभावित होता है। अब मैं इस क्वेश्चन इधर आता हूँ। अब कह रहा है, भारत में अपील प्रणाली और पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहा जाता है? निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, या न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, या राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यान्वयन होने का प्रावधान। इसका दोस्तों जो आएगा ऑप्शन, हमारा फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका, जो निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के अपील का प्रावधान होता है। ठीक है, इसी को पौनवार्षिक प्रणाली और भारत में अपील प्रणाली भी कहते हैं।
क्योंकि इसे लोअर कोर्ट के नाम, निचली अदालत को लोअर कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप यहाँ से फैसले संतुष्ट ना होते तो आप सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपनी अपील को लेकर के। ठीक है, इसे पौनवार्धिक या अपील प्रणाली कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप पठार का लक्षण नहीं है? तो दोस्तों इसके उत्तर पश्चिमी इस पठार का पर पश्चिमी की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियों का मौजूद है। यह उत्तरी मैदानों में के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ कोयला लोएस जैसे खनिजों का प्रचुरता होती है। तो इसमें दोस्तों ये सामान्य तौर पर एक त्रिकोणीय प्रायद्वीपीय पठार होता है भारत में, जो पश्चिम या पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और महादेव पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला से स्थित है। और प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। इस पठार में लोह तथा खनिज का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। और ये महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी का प्रवाह भी पूर्व की ओर होता है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अतः ये प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, यानी कि हमारा 35 का पहला ऑप्शन जो नहीं है, बाकी तीनों है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है और जो इसे एशिया का से अलग करता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं और गोबी मरुस्थल इसी महाद्वीप में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों थर्ड आएगा, क्योंकि यूरोप अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो यूरोप में जिब्राल्टर और जल संधि का एक पृथक होता है। और हिंद महासागर और पश्चिमी में अटलांटिक महासागर स्थित है। और अफ्रीका एकमात्र एक ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर कर्क रेखा दे रखा है और मकर रेखा, यहाँ पर विषुवत रेखा भी गुजरती है। अगला जो क्वेश्चन है मैं आपको ये करा चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशतोथ पर्वत है? इसमें यानी इसे हम ब्लैक पर्वत भी के नाम से भी जानते हैं। और ये पृथ्वी के ऊपरी सतह को ऊपर उठने और बहुत बड़े भाग को टूटकर ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल के रूप में स्थापित हो जाता है। ये द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली और यूरोप में वॉस जैस पर्वत और फ्रांस और जर्मनी का सीमा पर स्थित होता है। इसे जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से और पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज के नाम से भ्रंशोथ पर्वत यानी ब्लैक माउंटेन के उदाहरण है ये होते हैं। ये मुड़ाउदार होता है पर्वत, यानी मुड़ा हुआ होता है। और यह एशिया का हिमालय पर्वत है और यूरोप का अल्पस पर्वत और दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है। रूस में यूराल पर्वत है। तो इसका ऑप्शन बिल भी क्या होगा दोस्तों 38 का वॉस जेस पर्वत। ठीक है, वॉस जेस अभी मैंने आपको बताया कहाँ पर है, इसके उदाहरण है फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर स्थित है। ठीक, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है कथन है। और कारण क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष भर एक चक्कर में पूरा करता है। तो ए गलत है या बी सही है या दोनों सही हैं? बी सही व्याख्या करता है एक ही, या दोनों सही हैं बी व्याख्या करता नहीं है एक ही। ए सही है परंतु बी गलत है। इसमें जो होगा दोस्तों, जो यानी कि दोनों ही सही होंगे लेकिन 20 की सही व्याख्या करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन में पूरा करता है और 8 घंटे की 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है। और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर यानी घूर्णन करता है, आ जाता है लास्ट एक पॉइंट पे। और चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का लगभग 57% यानी एक भाग ही पृथ्वी का दिखाई पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है, कायांतरित शैल के बारे में आप दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अग्नि और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित होती हैं। कायांतरित शैलें उच्च दाब और दबाव के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं।
संगमरमर एक कार्यांतरित शैल है। ए सी सही है या बी गलत है, बी सी सही है, बी ए गलत है, ए बी सही है, सी गलत है, या तीनों सही है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, इसका तीनों ही सही है ये, क्योंकि जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, जो केमिकल रिएक्टेड है यानी क्रियाएं हैं, उनके कारण क्या होता है, जो अग्नि और अवसादी चट्टानों में कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। और संगमरमर, स्लेट, एंथ्रासाइट, कोयला, कार्टेसाइट, नीस, ग्रेफाइट आदि क्षारक कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलाकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। ये तीनों कथन बिल्कुल ही सही है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा आंतरिक से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं, संताप मंडल में, मध्य मंडल में, या भारी मंडल में, या बाहरी मंडल, ये ब्राहा मंडल है, ये बरही मंडल है। तो दोस्तों जब भी कभी आंतरिक में जो भी प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं वो हमारे मध्य मंडल में जल जाते हैं, क्योंकि उल्काएं वास्तव में क्या है, क्षुद्र ग्रह के टुकड़े होते हैं और धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं, और ये प्रकाश की चमकीली घाटी के रूप में दिखाई देते हैं, और ये आकाश में क्षण भर में के लिए चमकते हैं और लुप्त हो जाते हैं। और अतिरिक्त यानी इसके अलावा जो उल्कापिंड पिंड होते हैं पूर्णतः जो नष्ट नहीं होते, वे चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिसे हम उल्काश्म या शूटिंग स्टार्स कहते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है ऐसे स्थान जहाँ पर बस्तियाँ विकसित हों, लोगों के आवागमन से हो, घरों के आसपास बसावट से हो, या एक घर के पौधे रखने की कृत्रिम आहत से है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, ऋतु प्रवास एक आवागमन से जुड़ा हुआ है, लोगों के आने जाने से, और ये एक प्रकार का पशुचारणवाद या घुमंतुवाद भी हो सकता है। जो गर्मियों और सर्दियों के निश्चित मौसम में पशुओं को चारगाहों के लिए ऋतु प्रवास करते हैं। इससे क्या होता है, पशु चरक झुंड के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को लेकर जाते रहते हैं। और जनरली क्या होता है कि पर्वत क्षेत्र में, नदी सर्दियों में और गर्मियों में समतल क्षेत्र में पशु चराने चले जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, स्थायी पवनों के संबंध में ए कथन और बी पर विचार कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, और पश्चिम और पूर्वी पवनें इसके उदाहरण हैं। दोनों गलत हैं, या ए सही बी गलत, ए गलत बी सही, या दोनों सही। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों 43 का, ये हमारा दूसरा ऑप्शन आएगा, ए सही और बी गलत। इसका रीजन बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जो पृथ्वी का अधिकतर जो मैक्सिमम एरिया जो है वो एक ही दिशा में निश्चित होता है, फिक्स होता है, और वर्ष भर ये चलने वाली पवनें होती है। इसे स्थायी पवनें भी कहते हैं हम, या प्रचलित पवनें भी कहते हैं इसे। ठीक। और दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये पवनें एक वायुभर कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चलती रहती हैं, और इसके पछुआ पवनें या ध्रुवीय पवनें या व्यापारी पवनें होती हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ब्राज़ील के कंपोज वेनेजुएला में लानोस उदाहरण है, भूमध्य सागरीय वनस्पति के, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, या टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। तो दोस्तों ये ब्राज़ील का कंपोज वेनेजुएला जो लानोस उदाहरण है, ये हमारा उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के से रिलेटेड है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और उरुग्वे के पास पंपास घास का मैदान समतल उपजाऊ मैदान है, और अटलांटिक महासागर में एडीज पर्वत का लगभग जो पर्वत है 3 लाख वर्ग किलोमीटर से और 7,77,000 किलोमीटर वर्ग में इतना विस्तृत फैला हुआ है। लोनास दक्षिण अमेरिका के कंबोडिया और वेनेजुएला के पूर्व में स्थित है, बाढ़ वाले घास के मैदानों और सवाना बायोम का भाग है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्च दाब पर निर्भर करती है। ए और बी दोनों गलत, ए सही बी गलत, ए गलत बी सही, या दोनों हुई सही। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा इसका
ये 45 का हमारा, ये दोनों ही मतलब गलत है, क्योंकि ये कथन जो दिए रखा है ये इसलिए गलत है कि पृथ्वी के जो जो सरफेस एरिया है वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, वायुमंडल दाब यानी प्रेशर, एयर प्रेशर, हवा, वर्षा यानी कि एयर, और जो रेनिंग है, ये मौसम संबंधित से लंबे समय तक जानकारी बनी रहती है इसमें, और इसी को हम जलवायु भी कहते हैं। और नॉर्मल क्या है, जलवायु का लगभग 30 वर्षों की औसत स्थिति होती है। जलवायु में लगभग जलवायु मौसम से अलग होती है। मौसम वातावरण के दिन की स्थिति होती है, और जलवायु के जो नॉर्मली प्रकार होते हैं हमारे, आप देखते हैं उष्णकटिबंधीय होता है, रेगिस्तान, शुष्क होता है, शीतोष्ण होता है, ध्रुवीय होता है, और भूमध्य सागरीय जलवायु, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है दिए गए लक्षणों ए और बी पर के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ए और बी क्या रखा है, ए परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, और यह ऊर्जा स्रोत एक तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। मोम, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, प्राकृतिक गैस आएगा। ये नेचुरल गैस होती है हमारी, ठीक है, क्योंकि ये परंपरागत स्रोत ऊर्जा का स्रोत है, और कई गैसें ऐसी होती हैं जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि का मिश्रण होती है प्राकृतिक गैस। परंतु इसमें मीथेन का 80% से 90% तक पाई जाती है। और प्राकृतिक गैस क्या है, जीवाश्म ईंधनों के साथ पाई जाता है, और ये तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। और प्राकृतिक गैस का उपयोग उद्योग, परिवहन और संचार व्यवस्था, घरेलू कार्यों में, विद्युत बनाने के में किया जाता है। ठीक है, दोनों ही कथन ये सही हैं इसके, ये भी इस चीज़ को ध्यान रखना आप। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, या यूरोप में? तो दोस्तों ये अवस्थित है अंटार्कटिका में, इसका थर्ड ऑप्शन आएगा, क्योंकि यह भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान है, रिसर्च सेंटर है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, और ये पहला शोध संस्थान दक्षिण गंगोत्री में स्थित है, ध्यान रखना, जिसमें 1983 और 84 में स्थापित किया गया था, अंटार्कटिका पे किया गया था। ये दूसरा है मैत्री, और दक्षिण गंगोत्री जो संस्थान है वो दक्षिण की तरफ है, अंटार्कटिका पर। ठीक है, ये भी अंटार्कटिका पर ही है, वो भी है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में हमें मैचिंग करनी है कि जो नर्मदा घाटी है वो किससे रिलेटेड है। वज्जी, गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। दोस्तों इसमें क्या रखा, नर्मदा नदी हमारा किससे रिलेटेड है, नर्मदा नदी हमारा अखेट और संग्रहण से रिलेटेड है। वज्जी क्या है, आरंभिक गणतंत्र का। और गारो पहाड़ियाँ जो है वो आरंभिक कृषि से रिलेटेड है। और गंगा नदी क्या है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, यानी कि इससे रिलेटेड है। और सिंधु और उसकी ये प्रथम हमारा नगर है। ठीक है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं ये किस में आएगा हमारा। ए हमारा दूर पे जा रहा है, यानी लास्ट ऑप्शन डायरेक्ट आ रहा है, बाकी दो कहीं दिख नहीं रहा इसमें। और बी हमारा एक प्यारा है, यानी बी एक प्यारा, तो ये पहला यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। समझ पाए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है नीचे दो कथन ए भी ये दे रखे हैं भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिकी वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी काल अवधि उपयुक्त है, क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। या लंबी समय अवधि के में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समसामयिक है। तो दोस्तों इसमें ये कह रखा कूट, यानी ए गलत है, बी सही, दोनों सही हैं। ए की व्याख्या बी है, दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या बी नहीं है,
ए सही है किंतु बी गलत है। तो इसका मतलब ये है क्या कि दोस्तों इसमें जो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि जो उपयुक्त है, क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण परिवर्तन रहा है, और यह कथन भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के वाद विवादों के संदर्भ में गलत है। जबकि लंबी समय अवधि के घटित होने के वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों एवं काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक रहा है। तो ये कथन क्या बोलते हैं, जो भारतीय की तिथियों और काल विवादों का संदर्भ जो गलत दे रखा है, यानी ए गलत है हमारा और बी सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों फर्स्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा सॉरी दोस्तों, खांसी आ गई थी। तो इसमें क्या था, नीचे दिए गए 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में कई चित्रों में आपने आसपास के बदलावों का उपहास किया है। अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए शौकों के मुंह को मजाक और औरतों के घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें दोस्तों डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका, थर्ड आएगा, क्योंकि ये दोनों ही सही हैं परंतु एक ही व्याख्या भी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि लोकप्रिय भारतीय कला के अंतर्गत कई सारे चित्र आते थे जिनके आसपास में लोग उपहास करने लगे, और अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज को नए शौक में मजाक के तौर पर औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। और 19वीं सदी के अंत तक यानी कि यांत्रिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई, जिसका प्रयोग देश के विचारों को अभिव्यक्त अभिव्यक्त मतलब करने के लिए लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रेरणा करने के लिए कई लोगों को बाहर अग्रसर किया। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। मध्य प्रदेश की शैली चित्रकला को, कांगड़ा शैली की चित्रकला को, गिरनार का शैल अभिलेख, पदशाहनामा चित्रकला। इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों पहला होगा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला का, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारे शैल चित्रकला थे। भीमबेटका की गुफाएं प्राथमिक स्रोत माना जाता है, जिसमें प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अभिलेखागार और पांडुलिपि सामग्री, तस्वीरें, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फिल्में, पत्र पत्रिकाएं यानी लेटर, मैगजीन, डायरी, स्क्रैप बुक, ये सारी चीज़ें पब्लिकेशन हुई थी। ठीक है, जो दिखी थी हमें। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए, सरकारी संस्थाओं से लिए एक निश्चित फीस लेकर, या साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों फोर्थ होगा, क्योंकि साल भर वो फसल की कटाई के लिए समय एकदम छोड़ते थे जब वो खेतों में काम करेंगे। क्योंकि पहले भारत में बच्चों को सालों भर पढ़ाया जाता था, लेकिन फसलों की कटाई के समय उसको छोड़ दिया जाता था खेत में काम करने के लिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रखा है नीचे दिए गए जो दो कथन है 19वीं और 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय का एक अलग राष्ट्र था। ए गलत बी सही, दोनों सही ए की व्याख्या बी है, दोनों सही ए की व्याख्या बी नहीं है, ए सही किंतु बी गलत है। इसमें दोस्तों क्या होगा ऑप्शन, हमारा पहला होगा ए गलत और बी सही, क्योंकि जो कथन है हमारा 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों को बोध कराया गया था कि जो भाषी है मतलब भाषी समुदाय का एक अलग राष्ट्र था, और ऐसे राष्ट्रों को राष्ट्र राज्य कहा गया, और भाषा के आधार पर अनेक राष्ट्रों का निर्माण हुआ। ठीक है, अगला क्या है बीसीई। बीसीई मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा।
ये या सीजर एरा भी हो सकता है। ये आप थर्ड और फोर्थ में मेरे ख्याल से इसका थर्ड ऑप्शन होगा। अगला जो है हमारा हम आज हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुराण युग में भारत में शतुर्मुख होते थे। तो इसमें क्या रखा है, विशेष यात्रियों विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में उनका वर्णन करना। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख में मिलता है। महाराष्ट्र के पट महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों को अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियां बने हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों 56, ये आएगा हमारा महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे अवशेष मिले हैं। क्योंकि जो पुषाण युग था उसमें लगभग 25,000 वर्ष पूर्व शुतुरमुर्ग के अवशेष मिले थे। और शुतुरमुर्ग मूलतः कहाँ अफ्रीका के निवासी थे और भारत में महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग में अवशेष इसके पाए जाते थे। अगला जो है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है फोर्थ है ACD, बी छोड़कर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या क्या हुआ था। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत हमारा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम बीत रहा है। ये बोधिसत्वों को ही नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति करना बाकी था। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों 58 का गलत आ गया। इसका जो ऑप्शन आएगा थर्ड आएगा। ठीक है। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बुद्ध मतलब महायान मत के अनुयायी बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे और उनकी मूर्तियां बनाकर पूजते थे। और इनका मुख्य उद्देश्य ये था मानव जाति का कल्याण करना, पर सेवा परोपकारी की भावना पर बल देना। और इसके अलावा महायान और संप्रदाय के बोधिसत्वों की परिकल्पना भी की गई थी और इनका अंतिम लक्ष्य बुद्धत्व को प्राप्त करना था। हमारा 59 का जो है, खिलजी तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है। तो इसका जो है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकारों पर में रहा। गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगल वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया और दिल्ली में बंगाल और जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों फोर्थ आएगा। इसमें क्या है कि मोहम्मद गौरी ने तो गुलाम तुगलक ऐबक को 1206 में की थी अपनी सल्तनत की स्थापना। और उसके बाद क्या क्या है, और दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासनिक जितने भी मुखिया थे उनको सुल्तान कहा गया और बंगाल दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत था। और उसके बाद क्या हुआ, कई बार नियंत्रण प्रभावहीन होता जाता गया और केंद्र प्रशासन के द्वारा जितने भी सुदूर प्रांत के नियंत्रण में कठिन था। अतः दिल्ली संतुलन के प्रशासन के संदर्भ में यह कथन फोर्थ सही है इसका। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें दोस्तों जनजाति के जो पुनर्निर्माण के लिए निम्न में से हमारा थर्ड कथन गलत है क्योंकि अधिकांश जनजातीय समूह में लिखित दस्तावेज रखा करते थे। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसमें यही कहना चाहिए अधिकतर जो कुछ विशिष्ट गुणों का विशेषताओं के कारण अद्वितीय
जो सांस्कृतिक है, सामाजिक, राजनीतिक इकाइयों का निर्माण करते हैं जो जनजाति पूरे विश्व में पाई जाती है। और इनके जो रीति रिवाज होते हैं बहुत बड़े लेवल पे होते हैं और मौखिक परंपराओं और जो एक दूसरे पे आत्मनिर्भरता बनी रहती है और ये जनजातियों की पहचान आदि पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन लिखित दस्तावेज नहीं मिलते बस। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादी का उदाहरण नहीं है। इसमें दोस्तों मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये हमारा इसका फोर्थ आएगा। क्योंकि हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता प्रोत्साहित किया जाता है। यह रूढ़िवाद का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा अतीत के सभी सांस्कृतिक ग्रंथों प्रथाओं को बनाए रखना या साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितने भी पुराने हों। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना और स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन यानी त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। तो इसका दोस्तों 62 का आएगा क्या हमारा, बी और डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है हमारा। ठीक है, ये दोनों ही बी और डी इसमें मतलब इन्वॉल्व होंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इसमें हमें बताना है कि कक्षा में प्रोत्साहित हो, तो ये हमारा तीनों ही प्रोत्साहित होंगे, जिसमें लिखा है कक्षा के विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन को और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों पर को शामिल करते हैं और भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समान समीकरण के रूप में देखकर और सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल कर कक्षा में दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, ये तीनों ही शामिल होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा इन चारों में। मैं आपको बताना चाहूँगा इन चारों का जो ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन आएगा इसका ए बी डी, ध्यान रखना। शिक्षा से ए में क्या है, इतिहास का निर्माण स्रोत पर आधारित होता है, और बी में क्या है, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं के निरंतर और बदलाव को खोजा जाता है, और डी में इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। 65 का क्या होगा दोस्तों, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। तो ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एयर यानी AIR एयर 1987 सुप्रीम कोर्ट 1086 के वाद के जो आर्टिकल है संविधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण मुक्त वातावरण से जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ये आएगा हमारा थर्ड, जीवन। इसी में हमारा पानी पीने का अधिकार भी शायद आता है आर्टिकल 21 में, आई थिंक, बाकी आप चेक कर लेना। और भारत का वर्णन करने के लिए विविध में एकता में मुहावरे का निर्माण किसने किया था, राजा राजेंद्र प्रसाद जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, BR अम्बेडकर जी ने, या MK गांधी जी ने। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, वो हमारा वर्णन आएगा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। सेकंड ऑप्शन आएगा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होने चाहिए, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। तो इसमें दोस्तों इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा, जो हमारा 2 होते हैं, 2 सदस्य मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन के द्वारा अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। जो वो उन सदस्यों को अधिकार और कर्तव्य नहीं वही होंगे जो 543 सदस्य के में होते हैं। लोकसभा की अधिकतम सीटें हमारी 552 है, और वर्तमान में भी सदस्य की संख्या कितनी है, 445। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया लोकतंत्र हो गया। जो जून 2006 में नेपाल ने संसद ने 200 वर्ष पुरानी राजशाही थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है,
इसे हम संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य का नाम कर दिया गया है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया। इसमें बताया गया है हमारा जो 69 का है कोस्टा रिका, इसमें सुरक्षित पेयजल और आवास, स्वच्छता और पोषण जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई। तो इसका जो ऑप्शन आएगा 69 का 4 ऑप्शन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय की विशाखा अध्यादेश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई। सड़कों पर, गाड़ियों से, कार्यस्थलों पर या वैवाहिक संबंधों से। तो इसका जो आएगा दोस्तों ऑप्शन हमारा कार्यस्थलों पर की गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा निर्देश की रचनाओं महिलाओं की कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई थी, और भारतीय संसद ने वर्ष 2013 में इस निर्देश के स्थान पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम निर्मित किया था। 71 का निम्नलिखित में से कौन भारत के एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल करते हैं, विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य या केंद्र सरकार। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों केंद्र सरकार करती है, क्योंकि भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के द्वारा किया जाता है। ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और राज्यपाल जो राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, और राष्ट्रपति केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है। उसे नाममात्र का शासक कहा जाता है राष्ट्रपति को, क्योंकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, पावर पूरी। और उससे अतिरिक्त विधानसभा, संसद सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है, और अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 1 की (1) के तहत की जाती है। ठीक है। 72 निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। लेखपाल, पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों नगर निगम वार्ड काउंसलर होता है, जो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान रखना, अधिकारी नहीं होता, ये क्या रखा ना उन्होंने, नहीं होता, सॉरी ये नहीं होता, ये हमें देखना है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा 3rd आएगा, बाकी ये तीनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बसु निर्देश क्या है। तो डी.के. बसु निर्देश क्या है दोस्तों, हमारा पहला आएगा फर्स्ट ऑप्शन, कह रहा है गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, जितने उसी को हम डी.के. बसु निर्देश कहते हैं, जो हाई कोर्ट के न्यायालय द्वारा मतलब दिए गए निर्देश थे इसके। वन अधिकार कानून 2006 ने अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारा था। अति पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को। इसमें आएगा दोस्तों वन अधिकार जो हमारा आया था 2006 में अनुसूचित जनजातियों को स्वीकारा था, जिसमें आदिवासी अधिकतर अधिनियम के पास नाम से जाना जाता है। इसे वन अधिकार अधिनियम को आदिवासी अधिकार नियम के अधिनियम के नाम से जाना जाता है, या जनजातीय भूमि अधिनियम के नाम से जाना जाता है, अनुसूचित जनजातीय अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यह कानून समुदाय के वन भूमि पर अधिकार की मान्यता पर देता है, और वन भूमियों पर वे पीढ़ियों से रहते आए हुए हैं। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्यपुस्तक है, भारत का संविधान है, या जनगणना रिपोर्ट 2011, जिला मृत्यु दर के पंजीकरण रिकॉर्ड। इसका आएगा हमारा दोस्तों हमारे अतीत का जो कक्षा 6 से एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है, इसकी सूची दे रखी है। पुस्तक सूची में जीवन संबंधी कार्य, डिस्टेंसरी पुस्तक, ये सब चीज़ें दे रखी हैं, जो समाचार पत्र लिखाओं, साहित्य कक्षा और साहित्य समीक्षाएँ, समीक्षा लेख, पत्र पत्रिकाओं के लेख, इतिहास की पुस्तकें, टीकाएँ, ग्रंथ, पाठ्य पुस्तक, सूचकांक, सार आदि, आलोचनाएं, व्याख्याएं, सब इसी के अंदर आती है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, हमें बताना है इसमें कौन सा सही है, क्या निशाना है। परीक्षाएं
तंत्र की सुविधाएं और के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के लिए। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। इस टाइप के दोस्तों अधिकतर आपके जो क्वेश्चन हैं इस टाइप के आते रहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा आपका थर्ड आएगा, दोनों ही सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका के मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों थर्ड ऑप्शन आएगा, सभी तत्वों में समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। यानी कि सॉरी, इसका ये ACD मैंने नीचे देखा नहीं, तो इसका ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यानी कि ये थर्ड ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 78 सामाजिक विज्ञान में विज्ञान के आकलन का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य यानी कि 78 का ये हमारा आएगा फर्स्ट ऑप्शन आएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना और मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रसारित है करते रहे हैं। 79 का क्या आएगा हमारा, कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसका दोस्तों ABC तीनों ही आएगा। फिल्म के भीतर भी बाहरी दुनिया भी देख सकती हैं। फिल्में अनदेखी और अनसुने संदर्भों की खोज करने की शक्ति प्रेरित करना, और फिल्मों में ऐसी कहानियाँ उपसंवादों छवियों के सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। तो ये तीन ऑप्शन आएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में मानचित्र प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आएगा ABC, क्योंकि मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चित्रकाल में उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है, और मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। तो ये ABC इसका होगा। 81 का देखते हैं, शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास ने सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए ये हमें बताना है। इसका आएगा हमारा A और C, क्योंकि विषय वस्तु के विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को जानबूझकर और सुस्पष्ट शामिल करें, और शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण और अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। अगला जो क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। तो उसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। किसी साम्राज्य वंश के वर्धन और विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, या शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो ये जो 82 का आएगा दोस्तों हमारा ABC, ये तीनों सही हैं। D हमारा नहीं है इसमें से। और 83 क्या है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। पहला है यथोचित विराम एवं पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट उच्च आवाज में बोलना, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्य वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, और कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाली सामग्री को शामिल करना। मैंने दोस्तों इसमें गलती से इसको कर दिया, वो हिस्सा इसका, ये वाला हिस्सा इसका था। तो इसका जो ऑप्शन आएगा 83 का हमारा 3 ही है। तीनों ही ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन होगा। ठीक है, कह रहे सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। तो यह उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह शिक्षार्थियों के खोजी को बना देती है, यह पूर्ण रूप से एक शिक्षक केंद्रित विधि है, यह स्वयं निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो जो इसका ऑप्शन आएगा दोस्तों थर्ड ऑप्शन आएगा, फोर्थ आई थिंक, ABD। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन, अन्वेषण को इच्छुक और रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों 85 का थर्ड होगा, यानी कि
ABC, क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया में खोज करने को स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले। ठीक है। 86 का क्या आएगा, सामाजिक विज्ञान के पाठ्याचार्य को अधिक समावेशी बनाने के में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है। तो इसमें से हमें बताना है कौन सहायक हो सकता है। जो हमारा बी और डी दोनों ही आएंगे इसमें। कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली के आधार पर और एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा, सॉरी दोस्तों, इसका मैंने गलत लगा दिया, ए और सी इसके दोनों वहीं आएंगे, क्योंकि ये विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक और निम्न वर्गीय प्रसंगों के लिए होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 87, क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। तो विद्यार्थियों को विवेचनात्मक क्यों होना सीखना चाहिए, क्योंकि वो अपने यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी में कैसे जुड़े हुए हैं, यानी अपनी जो भी चीज़ें हैं विद्यार्थियों को विवेचना होनी चाहिए कि वो समझ सकें वो उनके मुद्दे खुद कैसे ज़िंदगी में जुड़े हुए हैं। 88 में क्या रखा है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। दोस्तों इसमें क्या है, पारितोष का मतलब ये होता है बंगला अच्छी होती है, वह सुचिता हिंदी बोलती है, अन्य विकल्प दूसरे के समानता को रखते हैं। तो यानी कि ये जो बोल रखा है इसका पहला ऑप्शन इसका ही सही है विविधता में, क्योंकि अलग अलग भाषाएं सो जानती है वो। ठीक है। और इसमें 89 में कह रहा है एक स्कूल सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, पोल डीला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग, लिसांग गाँव को शामिल किया गया है। किस माध्यम के से विद्यार्थियों को भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। नागालैंड त्रिपुरा एक सीमा रेखा है, मिजोरम मेघालय एक मानचित्र है, मणिपुर सिक्किम एक समय रेखा है, अरुणाचल प्रदेश मणिपुर एक मानचित्र है। दोस्तों इसमें यही कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि इसका ऑप्शन आएगा 4, क्योंकि एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक भ्रमण को जीरो से यानी लोअर साउन सिटी जिला जो है, बॉमडिला वेस्ट कोमेग जिला है, और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यानी चांगलांग जिला में, तवांग हमारा बुद्धिस्ट स्थल है, लिसांग कंपोंगी को शामिल किया गया है। इसके लिए अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक मानचित्र के विद्यार्थियों को भ्रमण करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है। 90 का जो हमारा क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या रखा है, सामाजिक विज्ञान की समसमय की समझ अध्यापक को निम्नलिखित सभी को क्या करने को प्रोत्साहित करती है, केवल उसको छोड़कर। किसको छोड़कर, हमें बताना है। जो थर्ड ऑप्शन है इसको छोड़कर बाकी सारी स्थितियों पे ज्ञान का प्रकाश होता है, क्योंकि प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित देना उससे कि सही बेहतर बन सके नहीं। इसमें क्या है, कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना बिल्कुल सही है। ये भी शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों के पढ़ने और स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को दी गई विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना और उनसे अधिगम की जांच के लिए वह स्वीकारता करना। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और मुझे दोस्तों फॉलो करते रहिए, मैं आप सबके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।